वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ के लेखिका के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया। इनका जन्म 23 मार्च 1957 को हुआ है और इनकी रचनाओं की विधाओं की जो भाषा है वह हिंदी है। इन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी है। इनके कौन कौन सी विधाएं हैं? उपन्यास, कहानी, विमर्श और यात्रा वृत्तांत। इन विधाओं में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। अब देखते हैं लेखिका की मुख्य कृतियां कौन कौन सी है। उपन्यास में उन्होंने खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, ये उनके प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिनके नाम है बीतते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहर के अंधेरे, प्रतिनिधि कहानियां हैं। 10 प्रतिनिधि कहानियां भी इनकी हैं। युद्ध और बुद्ध, यह इनकी कहानी संग्रहों के प्रसिद्ध कहानी संग्रहों के नाम हैं। उन्होंने अपनी धरती अपने लोग नाम से विमर्श लिखा है और बादलों के बारूद इस नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा है। आज का जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह यात्रा वृत्तांत ही है। लेखिका को कौन कौन से सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, देखते हैं उनके नाम। कथाक्रम पुरस्कार उनको मिला है। हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। समाज और गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। विजय वर्मा कथा सम्मान, शिव कुमार मिश्रा स्मृति कथा सम्मान और विंध्य साहित्य सम्मान, इन सारे सम्मानों से उनको पुरस्कृत किया गया है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। साना साना हाथ जोड़ी, यह जो पाठ है, इस पाठ में लेखिका ने महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रावत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हें यात्राओं के अनुभव को यही सारी बातें यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किए हैं। कि देखो, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें शहरों की जो भागम भाग होती है, भाव शून्यता होती है, यह सारी एक दूसरी दुनिया में हमें लेकर जाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हिमालय का इतना सुंदर वर्णन इस पाठ में लेखिका कर रहे कि साक्षात हिमालय का दृश्य हमारे सामने उभर आता है तथा वहाँ के सामाजिक जीवन, महिलाओं की स्थिति, ये सारी बातें इस यात्रा वृत्तांत में हमें पढ़ने को मिलने वाली है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, वहाँ अभाव और गरीबों को भी इस पाठ में रेखांकित करती है। साथ ही यह नहीं बताना भूलती है कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो देखो, एक छोटी छोटी बातों को सूक्ष्म रूप से लेखिका ने इस पाठ के अंतर्गत लिखा है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव भी जागृत होते हैं तथा सृष्टि का समग्रता का भी एहसास होता है। तो यह सारी बातें आप पाठ के संक्षिप्त में या सारांश में भी लिख सकते हैं। यात्राओं से मनोरंजन। अब देखिए, यात्राओं का हमारे जीवन पर क्या असर होता है कि उससे हमारा मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, हमें वहाँ के स्थानों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात हमें हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो देखो, यात्रा करने से हमें जिन स्थानों के बारे में पता नहीं होता है, उन स्थानों के
यात्रा करने से अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा और संस्कृति इनका आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से मुक्त कराती है कि देखो हमारा जीवन जो एक संकीर्ण भूमि इसमें सीमित हो चुका है, हम सिर्फ अपने बारे में अपने ही जीवन में खोए रहते हैं। तो घुमक्कड़ी अर्थात घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इससे क्या हो जाता है, हमारी ये जो स्व की संकीर्णता से उसे हम बाहर निकलते हैं और इस संसार में जो कुछ देखने लायक है इन सारी चीजों से हमारे ज्ञान में, समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साना साना हाथ जोड़े, यह पाठ का शीर्षक है जिसका अर्थ है साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़ना, कि हम कब नमस्कार के लिए इस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस पाठ का शीर्षक लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी रखा है, क्योंकि उन्होंने जो अद्भुत सौंदर्य देखा है उस सौंदर्य को देखने के बाद वह अपने छोटे छोटे हाथ ईश्वर के सामने जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है और वह अपनी विनम्रता इस पाठ के द्वारा भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पाठ के परिच्छेदों की शुरुआत कर देते हैं। तो बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका जब भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक शहर में घूमने गई थी, वहां का यह यात्रा वृत्तांत है। पाठ की शुरुआत करते समय लेखिका कहती है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। अर्थात यहाँ पर लेखिका ने रात्रि का दृश्य का वर्णन किया है कि रात में आसमान में जो अंधेरा छाया होता है और उस अंधेरे में क्या होता है, आकाश में, पूरे आकाश में तारे, सितारे बोलते हैं हम, तारे या सितारे, चांदनियां बोलते हैं हम, तो वो सारे बिखरे हुए थे और उनकी चमक, अद्भुत चमक लेखिका के मन को आकर्षित कर रहे थे। इसलिए लेखिका कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान जैसे धरती पर उल्टा पड़ा हुआ है और तारे सारे बिखर कर चमचमा रहे, टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कह रही कि सितारों के गुच्छे। अब हम देखो रात्रि के अंधेरे में जब सितारों को देखते हैं आकाश में, तो ऐसे लगते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, जैसे फूलों के गुच्छे होते ना, उसी प्रकार से लेखिका को आसमान में वो सितारों के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूर ढलान पर, तराई पर एक झालर सी बनी हुई है। देखो त्योहारों में हम घर को सजावट करते हैं तो हम झालर वाले युक्त पर्दे लगाते हैं, तो उसी प्रकार से लेखिका को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान में जैसे कि सितारों के गुच्छों की झालर लगी हुई है। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। अब देखिए ये लेखिका क्या करे कि यह जो सुंदर रात्रिमा का वर्णन कर रही थी, सुंदरता का रात्रिमा का, वह किसका कर रही थी, गैंगटॉक शहर का वर्णन कर रही थी। तो लेखिका ने कहाँ का वर्णन किया है, गैंगटॉक शहर के रात्रि के सौंदर्य का वर्णन लेखिका करे। आगे कहते कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अब देखिए इस शहर का वर्णन करते हुए लेखिका क्या विशेषता बता रही है कि हमारे इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, कि हमारे अगर इतिहास में हम इसके बारे में वर्णन पढ़ते हैं, इतिहास में ही क्यों, अगर हम आज भी उसके बारे में सुनते हैं, तो यह जो शहर की जो सुंदरता है वह किसके वजूद पर है, मेहनतकश बादशाहों का। अब मेहनतकश बादशाह कौन है, वहां पे रहने वाले जो श्रमिक वर्ग है, किसान लोग है, जो परिश्रम दिन रात करते हैं और अपने परिश्रम के मेहनत पर जोर पर उन्होंने इस शहर की सुंदरता बनाई रखी है। तो मेहनतकश बादशाह किसके लिए कहे गए हैं, उस शहर के नागरिकों के लिए जो मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे मेहनतकश बादशाहों का यह शहर है और जिसका सब कुछ सुंदर है, दिन में भी उसका सुंदरता बहुत सुंदर दिखाई देता है, सुबह शाम रात सारे समय अगर हम किसी भी समय पर गैंगटॉक शहर को देखते हैं तो वह सुंदर ही सुंदर दिखाई देता है। आगे लिखिएगा कहते कि
और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। अर्थात वह जो सितारों युक्त रात्रिमा थी वह लेखिका को रहस्यमय लग रही है और लेखिका को बहुत ही आकर्षित करे, सम्मोहन करे। कुछ इस कदर के उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं अब देखो यहाँ पर कवि लेखिका कह रही कि उस सुंदरता ने मुझे इतना आकर्षित कर लिया है कि उस क्षणों में मैं अपना सब कुछ भूल गई। मेरी चेतना, मेरा अर्थहीन, मैं स्थगित हो गई, स्थिति शून्य में बैठ गई मैं, और मेरा चेतना, मेरा आसपास का मैं सर्वस्व भूल गई। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अब लेखिका क्या कह रही है कि अति इंद्रियता मतलब मैं उसकी सुंदरता में इतनी लुप्त हो गई, उसमें इतनी मग्न हो गई, तो मुझे अपनी अंत इंद्रिया भी उस रोशनी में, उस सुंदरता की जादुई में आकर्षित करती है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। अब देखिए अंधेरा नष्ट होने लगा है और सूर्य की प्रकाश उस शून्यता को पीछे ढकेलने लगी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगी। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशल्य। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब देखिए जैसे ही सूरज का दर्शन होता है, लेखिका ने अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरा जो सारा जीवन है वह अच्छाई को समर्पित हो, अर्थात मेरे से जो भी कार्य हो वह दूसरों की भलाई के लिए ही हो, मुझसे अच्छे कार्य हो, ऐसे वह ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसीलिए साना साना हाथ जोड़े कि छोटे छोटे हाथों के द्वारा प्रार्थना करना। और यह सुबह की प्रार्थना लेखिका ने जो की थी वह किसके द्वारा सीखी थी लेखिका ने? एक नेपाली युवती के द्वारा। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आग खुलते ही मैंने बालकनी की तरफ भागी। अब देखिए रात्रिमा का वर्णन लेखिका ने सबसे पहले किया था और जैसे ही सुबह होकर उन्हें कहाँ पर निकलना था? युमथांग के यात्रा में घूमने के लिए उनको जाना था। लेकिन जैसे ही आग खुली तो लेखिका बालकनी की ओर भागती चली गई। क्यों भागती चली गई? यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अब देखिए लोगों के द्वारा लेखिका ने सुनाई था अगर आसमान खुले होंगे, आसमान में बादल नहीं छाए होंगे तो उस स्थान पर जहाँ पर लेखिका रुकी हुई थी उस स्थान के बालकनी से कंचनजंगा पर्वत भी, पहाड़ भी आसानी से देख सकते हैं। और इसीलिए उसके दर्शन के लिए लेखिका भागते भागते बालकनी में गई। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। अब देखिए हिमालय तो सबसे बड़ी पर्वतमाला है, हमें सबको पता है, लेकिन वहां पर ही सबसे बड़ी तीसरी नंबर की चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। और जिस स्थान पर लेखिका रुकी हुई थी वहां पर उसके दर्शन लेना चाहती थी। अब उसके लिए वह बालकनी में चली गई, लेकिन लेखिका कहते हैं कि पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। अब देखिए मौसम अच्छा था लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर बादल छाए हुए थे। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद ही रहे। अब देखिए इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ठाकुर जी के कपाट अर्थात ईश्वर, श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहा जाता है। और श्री कृष्ण को हम कहाँ पर, मतलब ईश्वर को कहाँ पर रखा जाता है? मंदिरों के अंदर दरवाजों में बंद किए जाते। जब दरवाजे खुलते तो हमें ईश्वर के दर्शन होते, ठाकुर जी के दर्शन होते। तो यहाँ पर लेखिका का कहने का तात्पर्य यही है कि उनको कंचनजंगा के दर्शन नहीं हुए, इसलिए कहते कि बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद थे। कंचनजंगा दिखनी थी, न दिखी, तो उनको देखने का बहुत इच्छा थी लेकिन वह वहां पर उनको देखने को नहीं मिलती है। पर सामने ही एक रकम के तरह रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेकिन लेखिका कहती कि चलो मुझे कंचनजंगा देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने सामने का दृश्य देखा, क्या देखती है लेखिका कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए और इतने सारे वहां पर फूल रंग बिरंगे फूल थे कि लेखिका को महसूस होने लगा कि जैसे कि लेखिका किसी फूलों के बाग में ही चली गई है।
तो बच्चों, अब तक हमने साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ के पहले परिच्छेदों को विस्तार से पढ़ लिया है और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि लेखिका ने अपने यात्रा की शुरुआत की है और उसमें सबसे पहले उन्होंने कंचनजंगा देखने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनको देखने को नहीं मिला। आगे भी लेखिका अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में हमें बता रही है, उसको हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ इसके अगले भाग में।